हाय गाइस, माय नेम इज़ भवेश और आज यार हम पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनाइजेशन। अभी तक हमने सीपीयू शेड्यूलिंग को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। आज हम सिंक्रोनाइजेशन के बारे में जानेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। मैं अभी सिर्फ आज इंट्रोडक्शन दूंगा और उससे रिलेटेड डेफिनेशंस बताऊंगा कि उससे रिलेटेड डेफिनेशंस क्या क्या है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। तो यार मैंने यहाँ पर लिखी हुई है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की एक डेफिनेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेसेस मतलब कि एक से ज़्यादा प्रोसेस है इन ए वे डेट नो टू प्रोसेसेस कैन हैव एक्सेस टू द सेम शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज। यहाँ पर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपका कोई एक जगह है रैम के अंदर या फिर रोम के अंदर, ठीक है, जहाँ पर राइट ऑपरेशन करना है, जहाँ पर राइट ऑपरेशन करना है। मान लीजिए ये है आपकी मेमोरी, ठीक है, राइट ऑपरेशन करना है। अब यार दो प्रोसेसेस एक साथ आकर यहाँ पर राइट करने लग जाएं, दो प्रोसेसेस एक साथ आकर राइट करने लग जाएं, तो पक्का कोई ना कोई एक दूसरे को ओवरराइट कर देगा। पक्का कोई ना कोई दूसरी प्रोसेस ने जो किया था उस काम को ओवरराइट कर देगा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम बोलते हैं यार प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है कि यार एक टाइम पर एक ही बंदा राइट कर पाए। ऐसा मत हो कि एक ही प्रोसेस राइट कर पाए। ऐसा नहीं हो कि दो प्रोसेसेस आकर राइट कर रही हैं या फिर एक रीड कर रही है दूसरी राइट कर रही है तो गलत रीड कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा काम ना हो, इसलिए हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो डेफिनेशन बिल्कुल यही बात बोल रही है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज अ टास्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसेस in a way that no two process can have the access to the same shared resource. This is the same shared resource where both the processes are trying to write. तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वाई वाई ये वाई जानने के लिए कि भैया प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों है, वाई। एक एग्जांपल तो मैंने दे दी, एक अच्छा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी फाइल है, ठीक है जी, ये एक फाइल है और हमारे पास दो प्रोसेस है, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, ठीक है जी। प्रोसेस ए क्या करेगी, राइट करेगी, एंड प्रोसेस बी रीड करना चाह रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा बेटर एग्जांपल है, प्रोसेस बी रीड करना चाह रही है। अब दोनों ने सेम टाइम पर, इसने राइट करना शुरू कर दिया और इसने रीड करना शुरू कर दिया, ठीक है, दोनों ने सेम टाइम पर। तो डेफिनेटली प्रोसेस बी विल रीड समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग। क्यों, साथ के साथ राइट भी हो रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि कुछ ओवर रिटन डाटा हमारी प्रोसेस भी पढ़ ले, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, प्रोसेस ए चेंजिंग द डाटा इन ए मेमोरी लोकेशन while another process B is trying to read the data, trying to read this data from the same memory location, यानी कि this is our shared resource, दिस इज अवर शेयर्ड रिसोर्स, ठीक है। तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी दैट डाटा रीड बाय द सेकंड प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस बी विल बी एररनेस, मतलब कि एरर होगा पक्का पक्का, क्योंकि कुछ ना कुछ ओवर रिटर्न हो ही चुका होगा जब वो रीड कर रही थी, ठीक है। तो यार इसी चीज से रिलेटेड ना कुछ डेफिनेशंस है। अब हमने शेयर्ड रिसोर्सेज की बात की, तो यार हमने क्या किया, शेयर्ड रिसोर्सेज वाला जितना भी कोड है, शेयर्ड रिसोर्सेज वाला जितना भी कोड है उसको एक सेक्शन में डाल दिया। भैया उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन। शेयर्ड रिसोर्सेज जहां पर हैं उसको हम बोलने लग गए कि भैया ये क्रिटिकल सेक्शन है। द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम टेक्स्ट वेयर शेयर्ड वेरिएबल्स एंड शेयर्ड रिसोर्सेज विल बी स्टोर्ड, मतलब कि जहां पर शेयर्ड वेरिएबल और शेयर्ड रिसोर्सेज स्टोर्ड होंगे उसको हम क्रिटिकल सेक्शन बोलेंगे। यानी कि मेरा प्रोग्राम तो कोड होता है, रिटर्न होता है, जो भी लाइन ऑफ कोड शेयर्ड रिसोर्स शेयर्ड वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर उसे एडिट कर रही है, तो उस सेक्शन को हम, उस कोड को हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, उसको हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और नॉन क्रिटिकल सेक्शन तो फिर आप समझ ही गए होंगे, जहां पर कोई भी शेयर्ड रिसोर्सेज नहीं है, मतलब कि प्रोसेसेस आर इंडिपेंडेंट टू डू द वर्क, उसको हम बोलते हैं नॉन क्रिटिकल सेक्शन। यानी कि द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम टेक्स्ट वेयर इंडिपेंडेंट कोड ऑफ प्रोसेसेस विल बी प्लेस्ड इज नोन एज नॉन क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब यार इसी में ना एक कंडीशन आती है, रेस कंडीशन, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसेस ये बोलने को दौड़ रही है कि यार नहीं, मेरा चेंज किया हुआ वेरिएबल सही है, मेरा चेंज किया हुआ वेरिएबल सही है। मतलब कि मैं ये कुछ कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए एक शेयर्ड वेरिएबल है, मान लीजिए काउंट एक शेयर्ड वेरिएबल है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर प्रोग्राम कुछ ऐसा लिखा गया, मतलब कि मैं चाहता हूँ काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। अब मैं इससे
मेमोरी लेवल पर यानी कि असेंबली लैंग्वेज में देखूं, माइक्रो प्रोसेसर लेवल पर देखूं, तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि मेरे रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर पी मान लीजिए, रजिस्टर पी के अंदर पहले काउंट की वैल्यू स्टोर हो रही होगी, रजिस्टर पी के अंदर काउंट की वैल्यू स्टोर हो रही होगी। देन मैं रजिस्टर पी को एक से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, यानी कि इंक्रीमेंट रजिस्टर पी, इंक्रीमेंट रजिस्टर पी। ठीक है जी, इस रजिस्टर को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। अब क्या कर रहा हूँ, काउंट पे रजिस्टर पी को स्टोर कर रहा हूँ, काउंट पर रजिस्टर पी को स्टोर कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, देखो रजिस्टर पी पे क्या काउंट की वैल्यू आई, फिर इसको एक से इंक्रीमेंट किया और फिर वापस काउंट पे स्टोर कर दिया, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। माइक्रो प्रोसेसर लेवल पे कुछ ऐसे वर्क करता होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हम एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोसेस को किसी भी पॉइंट पे प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए प्रोसेस वन आई और प्रोसेस टू आई, दो प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस वन ने ये लाइन चलाई, ये लाइन चलाई, प्रोसेस वन ने ये लाइन चलाई और ये लाइन चलाई। मान लीजिए काउंट की वैल्यू अभी वन थी, मान लीजिए काउंट की वैल्यू वन थी, तो क्या हुआ होगा, रजिस्टर पी पे वन स्टोर हुआ और फिर रजिस्टर पी पे वन इंक्रीमेंट होगा, यानी कि रजिस्टर पी पे क्या स्टोर्ड है इस वक्त पे, रजिस्टर पी पे स्टोर्ड है टू। ठीक है जी, रजिस्टर पी पे टू स्टोर्ड है। अब आई दूसरी प्रोसेस, पी वन दे देते हैं इसको, रजिस्टर पी वन। ठीक है, अब आई दूसरी प्रोसेस, तो उसने रजिस्टर पी टू पे काउंट की वैल्यू स्टोर की। ठीक है जी, काउंट की वैल्यू कितनी थी, टू, रजिस्टर पी पे टू, नहीं सॉरी, काउंट की वैल्यू अभी वन ही है, काउंट की वैल्यू तो अभी वन ही है, काउंट की वैल्यू तो हमने चेंज नहीं की। तो काउंट पे रजिस्टर पी टू पे वन स्टोर हो गया। इंक्रीमेंट किया रजिस्टर पी टू को, इंक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट कर देते चलो इस बार, डिक्रीमेंट किया रजिस्टर पी टू को, यानी कि रजिस्टर पी टू पे अब जीरो स्टोर्ड है, वन माइनस वन जीरो स्टोर्ड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वापस काउंट पर रजिस्टर P2 की वैल्यू स्टोर कर दी, रजिस्टर P2 की वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, रजिस्टर P2 की वैल्यू अब दोबारा से मैंने काउंट पर स्टोर कर दी। ये तीनों की तीनों प्रोसेस रन कर दी है P2 प्रोसेस ने, P2 प्रोसेस ने तीनों की तीनों रन कर दी। P1 को मैंने दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद प्रीएम्प्ट कर दिया था, यहीं पर प्रीएम्प्ट कर दिया था। ठीक है, अब वापस P1 प्रीएम्प्शन से उठती है और स्टार्ट करते काउंट पर RP1 की वैल्यू, RP1 की क्या थी, टू। तो काउंट पर क्या हुआ, पहले काउंट पर वन ही था, इसने जीरो किया और जीरो से सीधा टू, इंक्रीमेंट बाय वन होनी चाहिए थी, टू नहीं आना चाहिए था, वन होना चाहिए था। सोच के देखो, एक बार मैंने घटाया है और एक बार बढ़ाया है, यानी कि वन ही रहनी चाहिए थी वैल्यू, बट क्या है मेरी काउंट की वैल्यू टू, जो कि गलत है। दिस इज एररनेस। तो यही है रेस कंडीशन, कि भैया मल्टीपल प्रोसेसेस ये कहने को दौड़ते हैं कि नहीं, मेरा किया हुआ एडिट ठीक है और आपका किया हुआ एडिट ठीक है, बट ओवरऑल डिपेंड किस पे करता है, कि इंस्ट्रक्शंस को किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया गया, इंस्ट्रक्शंस को किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया। इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने की वजह से P1 की बात मानी गई, इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने की वजह से P1 की बात मानी गई। तो ऐसे डिपेंड करता है कि किस सीक्वेंस में आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस पर फाइनल वैल्यू ऑफ द शेयर्ड वेरिएबल डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसी को रेस कंडीशन बोलते हैं। द फाइनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसेस। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज रेस कंडीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेस कंडीशन। ठीक है, अब यार इतना सब देखने के बाद, ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये बात आती है कि प्रोसेसेस को क्यों ना दो टाइप की प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया जाए। एक तो कोऑपरेटिव प्रोसेस और एक है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस का मतलब ये है कि वो प्रोसेसेस जो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, मतलब कि एक दूसरे को अफेक्ट करेंगी का मतलब क्या है, कि भैया इनके पास शेयर्ड रिसोर्सेज है, इनके पास शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, तभी एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हैं। और इंडिपेंडेंट प्रोसेस मतलब कि जो एक दूसरे को अफेक्ट ना करते हो बिल्कुल भी, इसका मतलब इनके पास कोई शेयर्ड रिसोर्स नहीं है, नो शेयर्ड रिसोर्सेज, तभी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही, इंडिपेंडेंटली रन हो सकती हैं। ठीक है, तो प्रोसेस को दो कैटेगरी में, दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, कि कोऑपरेटिव प्रोसेस, नॉन कोऑपरेटिव, इंडिपेंडेंट प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस का मतलब कि प्रोसेसेस एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है, मतलब कि उनके पास शेयर्ड रिसोर्सेज है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस मतलब कि इनके पास कोई शेयर्ड रिसोर्सेज नहीं है, इंडिपेंडेंटली रन करेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगी। तो यही मैं बोल रहा हूँ, द एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस अफेक्ट्स और अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस या तो दूसरी को अफेक्ट कर रही है या फिर खुद अफेक्ट हो रही है किसी और प्रोसेस के द्वारा, देन द प्रोसेसेस आर सेड टू बी कोऑपरेटिव प्रोसेस, अदरवाइज दे आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, तो यार ये सिंक्रोनाइजेशन का इंट्रो था। अब हम सिंक्रोनाइजेशन की डेप्थ में जाएंगे, पहले पहचानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
देन उन प्रॉब्लम्स के वन बाय वन सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।